बहुत बहुत स्वागत है आपके साथ। मैं हूं राकेश पांडे। सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया सुपरफास्ट 100 का। अगले 22 मिनट में 100 बड़ी खबरों पर दनादन नजर डालेंगे और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। शुरुआत करते हैं नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू से। वाराणसी से नामांकन के बाद नरेंद्र मोदी ने अपना पहला इंटरव्यू दिया। भारत के मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम पर पहली बार बोले हैं बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी। गुजराती चैनल संदेश न्यूज को दिए इंटरव्यू में दाऊद को भारत लाने के सवाल पर मोदी ने कहा कि क्या उसे लाने से पहले अखबार में खबर देनी होगी। सारे काम अखबार के माध्यम से होते हैं क्या? ये चीजें अखबार में करने की है क्या? बिन लादेन के साथ अमेरिका ने प्रेस नोट लेकर के काम किया क्या? अमेरिका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थे क्या कि अब हम गए हैं, हम 6 तारीख को जाएंगे, लादेन को लाएंगे? ऐसा किया था क्या कर रहे हैं लोग? मिनिमम मैच्योरिटी नहीं है। मोदी ने गुजराती चैनल संदेश न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा कि लादेन को पकड़ने के लिए क्या अमेरिका ने कोई प्रेस नोट जारी किया था? असल में इसी साल जनवरी के महीने में गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने दाऊद को भारत लाने के लिए अमेरिका की मदद मांगने की बात कबूली थी। तत्कालीन गृह सचिव आर.के. सिंह ने ऐसी किसी बातचीत होने से इनकार किया था। आर.के. सिंह बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और एक बार फिर दाऊद का जिन बाहर निकल आया है। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने खुलासा किया है कि वाराणसी में उन्होंने नामांकन के दिन रैली इसलिए नहीं की क्योंकि अंतिम समय में चुनाव आयोग ने रैली की इजाजत रद्द कर दी थी। इलेक्शन कमीशन ने वहां पर मुझे भाषण करने के लिए पहले परमिशन दी थी। कल रैली में लास्ट मोमेंट मेरी परमिशन कैंसिल कर दी। उसके बाद भी हमने नियमों का पालन किया। वहां माइक लगे हुए थे, हमने उपयोग नहीं किया। मैंने हाथ जोड़ करके धन्यवाद किया। मोदी ने केरल में 2 भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी इटालियन मरीन्स के बहाने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को कटघरे में खड़ा किया। मोदी ने सोनिया और केंद्र सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए इटालियन मरीन्स को वीआईपी ट्रीटमेंट देने का आरोप लगाया। इटली के सैनिक जिन्होंने हिंदुस्तान के 2 मछुआरों को मार दिया है, धारा 302 का उन पर गुना दर्ज हुआ है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के कहने पर उनको हिंदुस्तान लाया गया है। आज वो हिंदुस्तान की किस जेल में है? क्या देश को ये एड्रेस जानने का अधिकार है? नहीं है। मोदी ने विरोधी दलों की ओर से सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाए जाने पर कहा कि ये उनकी सोच है। मेरी सोच सबको साथ लेकर चलने, सबका विकास करने की है। जिनकी जैसी सोच, उनकी सोच, उनके सॉफ्टवेयर जो भगवान ने बनाया होगा या खुद ने बनाया होगा, उस सॉफ्टवेयर से जो मटेरियल निकलता है वो वैसा निकलेगा। मेरे सॉफ्टवेयर में वो मटेरियल है जो सबका साथ, सबका विकास सोचता है। बीजेपी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के सौतेले भाई दलजीत सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। अमृतसर में नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान वो बीजेपी में शामिल हुए। मोदी ने बीजेपी में उनका स्वागत किया। दलजीत सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कई काम पार्टी और गठबंधन की वजह से नहीं कर पाए। मोदी बचे हुए सारे काम पूरे करेंगे। केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिए विवादित बयान के मामले में बेनी पर यूपी के गोंडा में केस दर्ज हो गया है। बेनी ने गोंडा में मोदी को लेकर बड़बोलापन दिखाया था। इससे पहले बेनी प्रसाद वर्मा ने मोदी की तुलना जानवर से करते हुए कहा था कि उनके पास जानवर को सही रास्ते पर लाने के लिए हंटर है। भैया नकेल होती है, भैया हंटर होता है, तब रास्ते चलता है। तो हंटर चलाने की हुनर हमको है, हम अकेले इनको ठीक कर सकते हैं। मोदी के गढ़ में आज राहुल गांधी गरजेंगे। राहुल की आज गुजरात में 3 रैलियां होंगी। अमरेली, भावनगर और दाहोद में राहुल रैली कर पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। प्रियंका गांधी आज से 2 दिवसीय अमेठी दौरे पर रहेंगी। प्रियंका यहां राहुल गांधी के लिए प्रचार करेंगी। 2 दिन के दौरे में प्रियंका कई जगहों पर रोड शो के अलावा नुक्कड़ सभाएं भी करेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर रहेंगी। सोनिया यहां दोपहर के बाद 2:30 बजे एक रैली को संबोधित करेंगी। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज उन्नाव में 2 रैलियां करेंगे। इसके अलावा वो मोहनलालगंज, धौरारा और सीतापुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचेंगे। नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे दमन दीव से भारत विजय रैली की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वो दादर और नागर हवेली के सिलवासा में रैली को संबोधित करेंगे। दादर और नागर हवेली से नरेंद्र मोदी गुजरात का रुख करेंगे और यहां एक के बाद एक उनकी 4 रैलियां होंगी। रात 9 बजे आखिरी रैली राजकोट में होगी।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी का नरेंद्र मोदी पर हमला जारी है। प्रियंका ने गुजरात मॉडल पर सवाल उठाए और कहा कि मोदी ने कौड़ियों के भाव में अपने दोस्तों को जमीन दे दी। जनता सब समझती है, आपके गुजरात का मॉडल भी समझती है, जिसमें आपने कौड़ियों के दाम से हजारों एकड़ जमीन अपने दोस्तों को दी। रायबरेली में अपनी मां सोनिया गांधी के प्रचार अभियान में जुटी प्रियंका ने मोदी को चुनौती दी। प्रियंका ने कहा कि आप बताएं कि आपके गुजरात मॉडल में किसानों, मजदूरों और महिलाओं के लिए क्या है। अगर आप सत्ता चाहते हैं तो उनको ये बताइए कि आपके मॉडल में किसानों का क्या वजूद है। आप ये बताइए कि मजदूरों की दिहाड़ी इतनी कम क्यों है आपके मॉडल में। आप ये बताइए आपने महिलाओं के लिए क्या किया। प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी के भाषणों को भी निशाने पर लिया। प्रियंका ने कहा कि मोदी को ये समझना चाहिए कि वो प्राइमरी स्कूल के बच्चों को नहीं बल्कि देश को संबोधित कर रहे हैं। किसी प्राथमिक पाठशाला को थोड़ी संबोधित कर रहे हैं, देश की जनता है। जब आप जनता को संबोधित करते हैं तो जनता को ये बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं उसके लिए। गांधी परिवार को मोदी आरएसवीपी कहकर यानी राहुल, सोनिया, वाड्रा, प्रियंका कहकर तंज कसते रहे हैं। इसका जवाब रायबरेली में प्रियंका गांधी ने दिया और कहा कि मोदी जी अब बा से बस भी कीजिए। कभी ABCD, कभी RSVP, कभी घर से देश तो कैसे होगा, बस से बस भी तो करिए। प्रियंका गांधी ने गुजरात मॉडल पर सवाल उठाए तो बीजेपी का पलटवार भी आ गया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पहले प्रियंका बताएं कि रॉबर्ट वाड्रा मॉडल क्या है। प्रियंका जी, आप और आपके भाई और आपके माता जी गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की बात बहुत करते हैं, सवाल उठाते हैं। बीजेपी की ओर से रविशंकर प्रसाद आपसे एक सवाल पूछ रहा है, ये रॉबर्ट वाड्रा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट क्या है। अडानी को दी गई जमीन को लेकर प्रियंका गांधी ने रायबरेली में मोदी को निशाने पर लिया तो भाई लाल राहुल गांधी ने ललितपुर में मोदी पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि गुजरात में शिक्षा, स्वास्थ्य का जितना बजट नहीं है उससे ज्यादा अडानी को दिया गया। जितना वो दवाई में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में डालते हैं जनता के लिए, उससे 3 गुना ज्यादा पैसा उन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ा दिया। आप बताओ, अडानी। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मोदी देश का चौकीदार बनना चाहते हैं, लेकिन गुजरात में अब तक ना तो सूचना आयुक्त और ना ही लोकायुक्त की बहाली की गई है। अब आप गुजरात के चौकीदार से जाकर पूछिए, सूचना का अधिकार गुजरात में लागू क्यों नहीं करते हो? लोकायुक्ता क्यों नहीं है गुजरात में? सिर्फ एक चौकीदार क्यों है? या आप जाकर उनसे पूछिए चौकीदार से। ललितपुर में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड के लिए आए पैकेज को मंत्री खा गए और मुख्यमंत्री ने भी ध्यान नहीं दिया। सरकार के जो मंत्री थे वो आपका पैसा उठा के खा गए। चीफ मिनिस्टर एक बार नहीं आए। वाराणसी में मोदी के रोड शो में उमड़ी भीड़ को कांग्रेस ने प्रायोजित बताया। कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल ने कहा कि ये भीड़ बाहरी लोगों की थी। लोकल लोग मेरे ख्याल है 20 से 25% थे, इससे ज्यादा नहीं थे। 75% लोग बाहर से आए थे और वो मैनेज करके लाए गए थे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी वाराणसी में मोदी के रोड शो में आई भीड़ को प्रायोजित बताया है। उन्होंने कहा कि रोड शो में वाराणसी के कम बाहर के लोग ज्यादा थे। भी जानकारी मिली है कि उसमें ज्यादातर भीड़ बनारस के बाहर की ही थी। वाराणसी की भीड़ को प्रायोजित बताए जाने के आरोप को बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने ऐसे आरोपों को काशी का अपमान बताया। काशी की जनता का बहुत बड़ा अपमान है अगर ये कहा जा रहा है कि वो खरीद कर या प्रायोजित रूप से लाए गए। नरेंद्र मोदी की संपत्ति 15 दिनों में 14 लाख रुपए का इजाफा हुआ है। इसका खुलासा वाराणसी में नामांकन के दौरान मोदी के दिए हलफनामे से हुआ है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि चुनाव लड़ने के लिए मोदी को जो पैसे दिए गए उसी से बैंक बैलेंस बढ़ा है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एमजे अकबर ने मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि गुजरात में विकास हुआ है। अकबर ने कहा कि मोदी जब से गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब से वहां निवेश बढ़ा है और किसानों को फायदा हुआ है। गुजरात में एग्रीकल्चरल ग्रोथ 10 साल पहले, 12 साल पहले 2%, आज वो 10%। लेकिन इन्वेस्टमेंट वहां 18% है देश का। एक्सपोर्ट जो है 20 से ज्यादा है। तो ये सब जो देखें, ये जो गुजरात मिरेकल
उसी दशक में हुआ है जिस दशक में नरेंद्र मोदी ने गुजरात को आबाद किया। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने कहा कि मोदी लहर कॉरपोरेट का पब्लिसिटी स्टंट है। बुद्धदेव ने कहा कि बंगाल में भी मोदी की लहर नहीं है और ये बस कुछ कॉरपोरेट जगत के लोग हैं जो मीडिया को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। विवादित बयान पर गिरिराज की अंतरिम जमानत के लिए बोकारो कोर्ट में आज सुनवाई होगी। गिरिराज के वकीलों ने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है। इससे पहले सरेंडर करने की बात कहकर गिरिराज बोकारो कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। दरअसल नरेंद्र मोदी के विरोधियों को पाकिस्तान भेजने वाले बयान पर गिरिराज सिंह के खिलाफ बोकारो कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। विकिलीक्स का बम इस बार बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी पर फूटा है। विकिलीक्स ने 1977 का एक टेलीग्राम जारी किया है जिसके मुताबिक स्वामी ने भारतीय चुनाव से जुड़ी गोपनीय जानकारी अमेरिका को मुहैया कराई थी। ये टेलीग्राम अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से दिल्ली को भेजा गया था। दरअसल विकिलीक्स के दावे के मुताबिक सुब्रमण्यम स्वामी ने एक अमेरिकी अधिकारी को बताया था कि गिरती सेहत की वजह से इंदिरा गांधी मार्च में चुनावों का ऐलान करेंगी। हालांकि उस साल इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव हार गई थी और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई थी। योग गुरु बाबा रामदेव की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जुबान फिसल गई। लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए रामदेव ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दे दिया। मैया भैया के साथ अपने पियर लौट जाएगी 14 मई के बाद, क्योंकि देश में ये मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। जिस तरह से इन्होंने देश के साथ नाइंसाफी की है। महाराष्ट्र के पृथ्वीराज चव्हाण ने मोदी को पीएम बनते हुए वो किसी हाल में नहीं देखना चाहते। चव्हाण ने कहा कि मोदी को पीएम बनने से रोकने के लिए कांग्रेस थर्ड फ्रंट की सरकार बनाने के लिए उसको सपोर्ट कर देगी। मुसलमानों को लुभाने के लिए कांग्रेस ने नया दांव खेल दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के मुताबिक कांग्रेस ने पूरा घोषणा पत्र जारी किया है जिसमें ओबीसी कोटे से 4.5% आरक्षण पिछड़े मुसलमानों को देने का वायदा किया गया है। देश भर में 9 में से 6 चरण के चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस ने पूरा घोषणा पत्र बनाया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक घोषणा पत्र में कहा गया है कि कांग्रेस सत्ता में आई तो पिछड़े मुसलमानों को ओबीसी कोटे से रिजर्वेशन देने का रास्ता निकाला जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक कांग्रेस ने पूरा घोषणा पत्र में यह वायदा किया है कि दलित अल्पसंख्यकों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाएगा। अभी अनुसूचित जाति के तहत केवल हिंदू और बौद्ध संप्रदाय के लोग आते हैं। कांग्रेस के मिशन मुसलमान पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि अब जब कांग्रेस के जाने की बारी है तो वो मुसलमानों को आरक्षण का लालच दे रही है। उधर कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल का कहना है कि मुसलमानों को आरक्षण की बात पहले से ही मैनिफेस्टो में शामिल है, इसलिए अब इस पर हाय तौबा मचाना ठीक नहीं। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश विधानसभा भंग करने और राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान ये तय किया गया। नरेंद्र मोदी के करीबी और यूपी के बीजेपी प्रभारी अमित शाह ने फतेहपुर में रोड शो किया। शाह ने लोकसभा उम्मीदवार साध्वी रंजन ज्योति और विधानसभा उपचुनाव प्रत्याशी विक्रम सिंह के लिए वोट मांगे। अमित शाह ने पाक सेना के नाम पर केंद्र सरकार को घेरा। अमित शाह ने यहां तक कह दिया कि अभी की सरकार पाकिस्तानी सैनिक हेमराज का सिर काटते हैं, लेकिन मोदी की सरकार आई तो पाक सेना 30 किलोमीटर पीछे चली जाएगी। वोटर लिस्ट में मिसिंग वोटर्स का मामला तूल पकड़ता देख चुनाव आयोग ने उन लोगों से माफी मांग ली है जो लोग वोट नहीं डाल सके। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि वो मामले की शिकायत चुनाव आयोग से कर सकते हैं। इसी मामले में नॉर्थ ईस्ट मुंबई से बीजेपी उम्मीदवार किरीट सोमैया ने मुलुंड पुलिस थाने और इलेक्शन ऑब्जर्वर के पास शिकायत भी दर्ज कराई। बीजेपी ने चुनावी प्रचार के लिए नया गाना रिलीज कर दिया है। गाने के बोल हैं, मैं कमल खिलाने आया हूं, 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 मैं कमल खिलाने आया हूं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री वीसी खंडूरी ने कहा कि अगर मोदी मुस्लिमों के प्रति उदार रवैया अपना रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। खंडूरी ने कहा कि हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ कमी होती है, इसे दूर करने में कोई हर्ज नहीं है। स्वामी अग्निवेश ने नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनकी तारीफ की है। उन्होंने लिखा कि वो गुजरात दंगों के बड़े आलोचक थे, लेकिन मोदी ने अपनी विचारधारा में काफी बदलाव किया है और बीजेपी नेताओं के विवादित बयानों की निंदा करने पर मोदी की तारीफ की। अभिनेत्री अमीषा पटेल ने बाराबंकी में कांग्रेस के पक्ष में रोड शो किया। अमीषा ने इस सीट से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस कैंडिडेट पीएल पुनिया के लिए वोट मांगे। सब टीवी के मशहूर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम ने गुजरात के पाटन में बीजेपी उम्मीदवार लीलाधर वाघेला के समर्थन में रोड शो किया। उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। यह तस्वीर अरुणाचल के सिसन इलाके की है। लोगों ने सिर पर पट्टी बांध रखी है जिस पर लिखा है नो रोड नो वोट। सिसन गांव के लोगों की नाराजगी इस कदर है, लेकिन दूसरी तारीख पर भी लोगों ने वोट नहीं किया।
विजय बहुगुणा ने सुप्रीम कोर्ट पर उत्तरकाशी में जनसभा के दौरान निशाना साधा। विजय बहुगुणा अपने बेटे साकेत के लिए वोट मांग रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने 2G घोटाले में पूर्व संचार मंत्री ए राजा समेत 19 लोगों के खिलाफ दिल्ली की पाटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में 9 कंपनियों के नाम शामिल हैं। ईडी की चार्जशीट में जिन प्रमुख लोगों के नाम हैं उनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा के अलावा जीएम के प्रमुख करुणानिधि, उनकी बेटी कनिमोई, उनकी पत्नी दयालु अम्मल और स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर शाहिद बलवा के नाम शामिल हैं। चार्जशीट में जिन 19 लोगों के नाम शामिल हैं उन पर सेक्शन 3 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें दोषी पाए जाने पर 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई पर रोक बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अब संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया है। संवैधानिक पीठ ने यह भी फैसला करेगी कि जिस कैदी की सजा मृत्युदंड से बदलकर उम्र कैद की गई है, क्या उस सजा में सरकार की ओर से छूट दी जा सकती है। कोर्ट ने यह कदम केंद्र की याचिका पर उठाया है। याचिका में तमिलनाडु सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें राजीव गांधी की हत्या के दोषियों की रिहाई की बात कही गई। जोधपुर कोर्ट ने आसाराम की न्यायिक हिरासत एक बार फिर 28 अप्रैल तक बढ़ा दी है। बीमारी का हवाला देकर अस्पताल में भर्ती कराने की आसाराम की अर्जी पर आज जोधपुर कोर्ट में सुनवाई होगी। नाबालिग के यौन उत्पीड़न के आरोपी आसाराम को जोधपुर कोर्ट से एक बार फिर से झटका लगा है। आसाराम ने पीड़ित लड़की को लेकर 3 याचिकाएं जोधपुर कोर्ट में डाली थी जिसे खारिज कर दिया गया। दरअसल आसाराम ने पीड़ित लड़की के साथ महिला सिपाही होने और सरकारी वकील की नियुक्ति पर ऐतराज जताया था। पाकिस्तान ने एलओसी पर एक बार फिर से सीज फायर तोड़ा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एलओसी से सटी भारतीय सीमा में पाकिस्तानी सैनिकों ने फायरिंग की है। जम्मू कश्मीर के शोपिया में मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी के मारे जाने की खबर है। झारखंड के दुमका में नक्सली हमले में शहीद जवानों और मतदान कर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। पुलिस लाइन मैदान में सीएम हेमंत सोरेन, झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन और डीजीपी राजीव कुमार समेत कई अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। झारखंड के बोकारो रेलवे स्टेशन के आईओडब्ल्यू गोदाम में भीषण आग लग गई। तेज हवा के झोंके ने आग को और भड़काने का काम किया। आग की खबर मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई, लेकिन उन्हें भी घंटों मशक्कत करनी पड़ी। कानपुर देहात के रंगिया में रिफाइंड फैक्ट्री में लगी भीषण आग थमने का नाम नहीं ले रही है। रनिया इंडस्ट्रियल एरिया में आग लगने से हड़कंप मच गया। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयानक थी। बताया जा रहा है कि ऑयल के 2 टैंकों में धुआं के बाद आग लगने की खबर मिली। आग खबर पाकर दमकल की 15 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची। मॉडल से रेप के मामले में गिरफ्तार हुए एक्टर इंदर कुमार को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। इंदर पर रेप का आरोप लगाकर एक मॉडल ने बरसोवा थाने में केस दर्ज करवाया था। मॉडल के साथ रेप के आरोपी इंदर कई फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। तुमको न भूल पाएंगे, खिलाड़ियों के खिलाड़ी जैसी फिल्मों के जरिए उन्होंने अपनी पहचान बनाई। दिल्ली के बदरपुर में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। एक नाबालिग लड़के की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। 17 साल के इस लड़के को बाइक सवार 4 लड़कों ने तब तक चाकू से गोदा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। 11वीं में पढ़ने वाला ललित शुक्रवार की शाम साबुन लेने के लिए बाहर निकला था। इतने में बाइक सवार 4 लड़के वहां पहुंचे और उसे उठाकर मोड़लबल इलाके में ले गए। यूपी के संभल में मकान विवाद को लेकर 2 गुटों की फायरिंग में 5 लोग जख्मी हो गए। मामले ने तूल पकड़ा और एक पक्ष के लोग बंदूक लेकर आए और दूसरे पक्ष के लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी। हरियाणा के पंचकुला में बीजेपी पार्षद रविकांत स्वामी पर एक महिला ने छेड़छाड़, बदसलूकी और धमकाने का आरोप लगाया है। दिल्ली के अमन विहार इलाके में बीएसपी के निगम पार्षद ने अपने पड़ोसी को गोली मार दी। दिल्ली में 7 साल के एक बच्चे की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मधुरम नाम का यह बच्चा उस्मानपुर इलाके से गुरुवार को गायब हो गया था। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने एक इंजीनियर की हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के सराय रोहिला के किशनगंज मार्केट में बेखौफ बदमाशों ने 4 शोरूम को निशाना बनाया। चोरी के वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। नोएडा के सेक्टर 20 में बदमाशों ने एक शख्स से हथियारों के बल पर करीब 2,70,000 रुपए लूट लिए। दिल्ली नोएडा वालों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली के बारापुला फ्लाईओवर को डीएनडी फ्लाईओवर तक बढ़ाने की तैयारी चल रही है। ऐसा होने पर दिल्ली नोएडा के बीच सफर करने वालों को और भी सहूलियत होगी।